चलो अब आते हैं जरा एक अब इसके नेक्स्ट उस पर थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को पढ़ते हैं जरा कि इवेंट्स पढ़ते हैं और फिर उनके अलजेब्रा पढ़ते हैं। इवेंट्स सेट होते हैं तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे, इसी को अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। जरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। अब इवेंट क्या होता है यार? इवेंट ये होता है कि जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, करेक्ट, तो a subset of sample space associated with a random experiment is called an event। कह रहा है सैम्पल स्पेस का कोई सबसेट आप उठाएंगे तो एक इवेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या आया? या तो हेड आया या तो टेल, करेक्ट, हेड आया है तो टेल। तो हमें पता है इसमें कितने, अगर तुम हेड और टेल आए तो एक याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं? 2, करेक्ट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं तो बड़ा आसान सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, E1 इज हेड, E2 टेल, E3 H और T, E4 5 नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं था। तो ये सारे ही हमारे इवेंट हुए। क्यों? इवेंट की डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। अब सबसेट इसका सबसेट होना चाहिए। तो देखो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी और ये भी इसका। एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो ये चारों ही हमारे इवेंट है, ये चारों ही चीज़ें हमारी इवेंट में आ गई, ठीक। तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी उसमें सैम्पल स्पेस में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आप डिफाइन कर सकते हैं 2 की पावर ns, ये डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस ns है तो 2 की पावर ns हमारे पास इवेंट हो सकते हैं। तो जितने इवेंट डिफाइन कर सकते हो 2 की पावर ns। देख लो यहाँ पे अगर देखें तो n की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 आंसर आना चाहिए। देखो 1 2 3 और 4 इतने इवेंट डिफाइन कर दिए हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ से अब दूसरी चीज़ समझते हैं। तो देखो पहला इवेंट समझ में आ गया, इवेंट सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। अब दूसरी चीज़ आती है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट इज नथिंग बट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री इवेंट में वो इवेंट आते हैं जो एक बार, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने एक बार किया तो वो आंसर में हो सकते हैं। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो दिमाग लगाना हेड आना। अब एक बार में हेड आ सकता है, एकदम सही बात है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट। एक बार में टेल भी आ सकता है, एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन एक E3 इवेंट है जिसमें हेड और टेल दोनों एलिमेंट मैंने रख दिए हैं, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक बार अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सिंपल सी बात है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये हुआ कि जो उसका एक आउटकम होगा वो अगर रखा होगा तो उसे एलिमेंट्री इवेंट मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और एक अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, थ्रोइंग अ डाई, ठीक। तो सैंपल स्पेस आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इवेंट डिफाइन किया E1, ये आया 1। अब तुम दिमाग लगाओ, एलिमेंट्री इवेंट है कि नहीं है, जरा सब लोग सोच के बताओ। तो चेक करो, अगर आप डाई फेंकने के बाद ये एलिमेंट डायरेक्ट आ जाए एक बार में ही तो हम बोलेंगे एलिमेंट। और बिल्कुल सही बात है, एक डाई फेंकने के बाद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1 आ जाए, यानी एलिमेंट। अगर मैंने E2 डिफाइन किया, लेट्स से मैंने डिफाइन किया 2 और 6, ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट में कौन से इवेंट होते हैं? वो जो सैंपल स्पेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हो, सैंपल स्पेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स आते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस जब लिखते हो तो उसमें एक एक आउटकम लिखते हो, तो एक्चुअली आउटकम को, अगर एक एक आउटकम को पकड़ के तुमने बना दिया तो सारे एलिमेंट्री इवेंट बन जाएंगे। एक आउटकम उठाया सेट बनाया, एक आउटकम उठाया सेट बनाया, तो वो एलिमेंट्री इवेंट बन जाएगा, करेक्ट। तो 2 डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, कि इवेंट, एक एलिमेंट्री इवेंट। तीसरी चीज आती है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को समझना हमें पड़ेगा कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग को पता नहीं होता या कई बार परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर एक नीचे E3 भी लिख लेते हैं, 1 3 और 5, E4 लिख लेते हैं 2 3 और 5,
करेक्ट। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है, तो एक बार उसी क्वेश्चन में फिर से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने सैंपल स्पेस डिफाइन, ये 4 इवेंट डिफाइन कर दिए, ठीक। ये मैंने क्या किया, अकरेंस ऑफ एन इवेंट विद रिलेटेड टू रिजल्ट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि ये 4 इवेंट हैं, इनमें से कौन सा इवेंट हुआ है, ये पता चलेगा कैसे। एक काम करते हैं, लेट्स से मैंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, मैंने ऐसे टॉस किया और मेरा आ गया हेड आंसर, हेड आ गया। जब हेड आ गया, आंसर आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सी बात है, ये इवेंट में हेड एलिमेंट है और इस इवेंट में हेड एलिमेंट, तो मैं बोलूँगा ये दोनों हुए हैं और ये दोनों नहीं है। तो ये इवेंट होने का मतलब क्या हुआ, इवेंट होने का मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो उस इवेंट का कोई ना कोई एलिमेंट आउटकम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने किया तो हेड आया, तो हेड और टेल इसके एलिमेंट थे, उनमें से हेड आ चुका है, यानी कोई भी इसमें से एक आ जाए तो हम बोलेंगे वो इवेंट हो चुका है। यानी अकरेंस ऑफ एन इवेंट की डेफिनेशन क्या है, इफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज एन आउटकम। डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। वी सेड दैट we say that event E has occurred if any of the element of the event E is an outcome of the experiment. Any of the element, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट, कम से कम कोई एक एलिमेंट अगर आ जाए हमारे आंसर, तो बोलेंगे ये इवेंट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाई को फेंका, कॉइन को टॉस किया, हेड आया, तो मैं बोलूँगा इवन इवेंट भी हुआ है और E2 इवेंट भी हुआ, हमारे दोनों इवेंट हो गए। तो देखो पहले हम डेफिनेशन पे आए इवेंट के, फिर हमने डिफाइन किया एलिमेंट्री इवेंट, तीसरी चीज आ रही अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अच्छा, उसका उल्टा होता है नॉन अकरेंस। जैसे मैं बोलूँ ये नॉन अकरेंस हुआ इनका, ठीक। चलो अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। लेट्स से ये मैंने 4 इवेंट्स डिफाइन किए और मैंने किया एक एक्सपेरिमेंट, अभी जस्ट किसी को दिया, मैंने कहा चलो करो एक्सपेरिमेंट भाई। उसने डाई को फेंका, उसने डाई को जब फेंका तो उसने आंसर नोट किया, तो उसका जो आंसर आया वो आया 5, करेक्ट। उसका जो आंसर है, उसने डाई जब फेंका तो आंसर 5 है। अब मैंने पूछा इनमें से कौन सा इवेंट हो गया है, अगर 5 आउटकम आया है तो सिंपल सी बात है 5 जिन जिन इवेंट्स का एलिमेंट होगा, ये नहीं हुआ, हाँ ये 5 है एलिमेंट इसका, ये हो गया ये, यानी इवेंट ई, हम बोलेंगे इवेंट E3 हैज अकर्ड, इवेंट E2 हैज नॉट अकर्ड, और इसमें भी 5 है, इवेंट E4 हैज अकर्ड, ठीक। तो यहाँ से तीनों चीज़ें समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। याद रखना प्रोबेबिलिटी आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब उसकी आपकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर। अगर एक बार बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई, आप देखिएगा आगे आप बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जाने लगेगी, ठीक। तो पहला था इवेंट, दूसरा था एलिमेंट्री इवेंट, तीसरा था अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक बार फिर से बता रहे, इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एलिमेंट्री इवेंट होता है कि उसका एक आउटकम जो रखते हैं, यानी सिंपल सी बात है एलिमेंट्री इवेंट में केवल वही एलिमेंट होता है जो डायरेक्टली रिजल्ट में आ सकता है, ठीक। और अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब सिंपल सी बात है, अकरेंस ऑफ इवेंट तब बोलते हैं जब उसमें से कोई भी एलिमेंट एक आउटकम बन जाए, तो उन बोलेंगे अकरेंस। और नॉन अकरेंस का मतलब ना बने, करेक्ट। तो ये इतनी डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी। अब क्या होता है, जब आप प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ते हो, थ्योरी बढ़ते हो, तो कंपाउंड इवेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। कंपाउंड, देखो अभी तक अगर देखो तो ये सब सेट ही तो है, सेट थ्योरी चल रही है, सारा कुछ सेट थ्योरी है, ठीक है। सारी चीज़ें सेट थ्योरी से चल रही हैं, ठीक, एकदम सारी चीज़ें। तो कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, कंपाउंड इवेंट्स का मतलब 2 इवेंट का यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, डिफरेंस लेना, ठीक है ना। तो अब इन सबको हम बोलने लगते हैं कंपाउंड इवेंट्स। जैसे इवन यूनियन E3 कंपाउंड इवेंट हमारा हो गया। कंपाउंड का मतलब ऑपरेटर लगा दो सेट के बीच में, तो आगे चल के हम लोग उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे, जिससे हम बेसिक डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, इवेंट्स पढ़ा था और पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट्स और अकरेंस ऑफ इवेंट। अब आते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन की, भाई प्रोबेबिलिटी है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो एक्सियोम्स क्या होते हैं, ये चीज़ जान लें हम लोग। मैथ्स में एक्सियोम्स का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री में होता है, एटम के अंदर जो चीज़ होती है, ठीक है ना, या बहुत सारी चीज़ जब इनका हमारे पास प्रूफ नहीं होता तो हम एक मान के चलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ लाइन, व्हाट इज़ अ लाइन, जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप हमसे बोलेंगे सर लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो मैं तुरंत क्वेश्चन पूछ लूँगा व्हाट इज़ अ पॉइंट,
तो आप फंस जाओगे, सबसे लास्ट में आप एक बार फंसोगे जरूर। तो जब वो लास्ट में जब आप फंसते हो, जब उसकी डेफिनेशन आप अपने आप देते हो मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको बोलते हैं एक्सियोम्स। वो मान के चलते हो कि ये ट्रू है, करेक्ट। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच, यानी अब हम कुछ एक्सियोम्स डिफाइन करेंगे जिनको हम मान के चलेंगे बेसिक रूल्स हैं, जिनके आगे हम अपनी थ्योरी बिल्डअप करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट है जिससे हमारी चीज़ें उठेंगी ऊपर, करेक्ट। तो एक्सियोम्स का मतलब ये होता है। आप लास्ट में एक बार हमेशा फंसेंगे, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक फिर कोई से बोला ऑब्जेक्ट ये हो, तो फिर उसका लास्ट में फंस जाओगे। तो जो लास्ट की जो डिफाइन की जाती है कोई भी चीज़, उसे बोलते हैं एक्सियोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर थ्योरी बिल्डअप करते हैं। तो अब यह एक्सियोम पढ़ते हैं कि एक्सियोमिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या है। इससे तुम्हारे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको ध्यान देना क्या कहता है। हाँ, लेट S इज अ फाइनाइट सेट, सैम्पल स्पेस एक फाइनाइट सेट है, E1 E2 En, n इवेंट्स हैं उसमें, n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। देन अ फंक्शन P which assigns every event a subset of S to a unique non-negative real number PA is called the probability function if the following axiom. So अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये S एक सैम्पल सेट है, सैम्पल स्पेस है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊँ, याद रखना ये अगर तुम देखो तो ये फंक्शन से रिलेटेड है। जो लोग 12th पास आउट हैं या जो 12th में फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग y या फिर 11th वालों भी तुम लोग देख सकते हो, जैसे y बराबर fx एक फंक्शन होता है, fx फंक्शन होता है। तो उसमें होता है क्या है, x हमारा इनपुट होता है, यानी a सेट से b पे हमें मैपिंग होती है, यानी x a से उठाते हैं और b पे जो रेंज आती है, जो b को डोमेन है, रेंज उसी के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ध्यान देना, जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे px से। लेट से px हो गया, मान लेते हैं px, ये y बराबर px, ये p है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक। यहाँ पर x जो होगा वो हमारा सैम्पल स्पेस, करेक्ट। और जो इसका आंसर आएगा, जो y आएगा, वो होगा 0 से 1 के बीच में, जिन्होंने पहला कहा। अब थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसके जो x एलिमेंट उठाएंगे हम सैम्पल स्पेस से, और उसका जो आंसर आएगा वो 0 से 1 क्लोज इंटरवल में आएगा। समझना बात को, ये फंक्शन से इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी जब हम बोलते हैं तो इट इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक। तो जैसे y बराबर fx a से b होता है, उसी तरह ये y बराबर px, यहाँ पे हमने जान के रिलेट करने की कोशिश करी ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। px, p फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एन इवेंट, राइट। यहाँ पे सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो x हम उनमें से रखेंगे इसमें, तो आंसर वो 0 से 1 के बीच में। सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस के सबसेट को भी रख सकते हैं, यहाँ हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे ये समझो कि किसी भी इवेंट को एक वैल्यू मिलती है 0 से 1 के बीच में, जो पहला कहता है PEI 0 से 1। पहली चीज़ तो कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनको 0 से 1 की एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी, PEI 0 से 1। सेकेंड कह रहा है कि PE1 PE2 PEN बराबर 1, यानी इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का जब आप सम करोगे वैल्यूज़ का, जो फंक्शन वैल्यूज़ दोगे तो 1 आएगा आंसर। तो अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी इवेंट्स के लिए सेटिस्फाई होती, किसी भी सैम्पल स्पेस के आपने इवेंट्स लिखे और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, तो आप बोलोगे आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया उस जगह, ठीक। इस चीज़ को समझना, अभी थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि ये इस एक्सियोमेटिक अप्रोच में थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि यार ये चीज़ हो क्या रही, बट एक्सियोमेटिक अप्रोच ही से ही स्टार्ट हुई प्रोबेबिलिटी। तो आप फिर से एक बार हम बोलने की कोशिश करेंगे आपसे कि अगर एस हमारा एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है ना, तो उसके हर एलिमेंट को एक वैल्यू देंगे, हम एक फंक्शन की वैल्यू देंगे जिसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलेंगे, लेकिन हमेशा प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसको बोलेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। चलो एक काम करते हैं, ठीक है। ये अभी तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन, अगर हमसे कोई बोले प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करना है, तो इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो उसके जितने भी PEIs हैं वो 0 से 1 होंगे और सबका सम 1 होगा। दो चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य बात है, ठीक, करेक्ट। फिर तीसरे पे आते हैं, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसको सब लोग डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसको मिटा के जरा कुछ एक इसी से लगातार क्वेश्चन कराते रहेंगे तो आपको समझ में आ रहेगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। चलो, तो अब एक काम करते हैं, ठीक, यहां से एक
एक एक्सपेरिमेंट हम मानते हैं और उसकी कुछ वैल्यूज देते हैं। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट है, उसके एलिमेंट्री इवेंट E1 है, E2 है, E3 है, E4 है और E5। इसका मतलब ये हुआ कि वो जब एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो उसके 5 एलिमेंट्री इवेंट्स, सैंपल स्पेस से 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट उठाया और ये जो है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये PEI से, यानी इसका मतलब लेट से मैंने इसकी वैल्यू दे दी है 1/3, 0, 0 और इसकी दे दी हमने लेट से, मान लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी दोनों डेफिनेशन का मैंने सिंपल क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 5 एलिमेंट्री इवेंट्स थे, जिसमें पहले की वैल्यू मैंने 1/3, 0, 0 और 1 दे दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर होगा तो ये दोनों एक्सियोम्स होल्ड करेंगे। पहली चीज़, सारे PI 0 से 1 के बीच में होंगे, ये 0 से 1, ये 0 से 1, ये 0 से, एकदम सही। और सभी का सम भी 1 होगा, लेकिन इनका जब मैं सम करता हूँ तो ये 1 प्लस ये 2/3 यानी 7/3 सम आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है सम। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो नहीं है, गलत है। ठीक, फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन और बनाते हैं। लेट्स से 1/3, 0, 1/3, करेक्ट, चेक करते हैं। 1/3, 0, 1/3, तो पहली PEI 0 से 1, हाँ 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से सही, सम 1, हाँ यानी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। सिंपल सी बात है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक, तो फिर एक बार और डिफाइन करते हैं, PEI इक्वल 0.1, 0.1, ठीक, सब 0 से 1, हाँ सबका सम 1, 2 1 3 3 6 7 3 10, हाँ एकदम सही, यानी ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सिंपल सी बात, तो ये दोनों ही हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, बट ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। यानी अगर कभी निगेटिव वैल्यूज ले ले, 1 से बड़ी ले ले, तो कभी प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं हो सकता, और सम 1 से बड़ा हो जाए तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चौथा एग्जांपल ले लूँ, PEI 0.1, 0.13, 0, 1, ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं, सिंपल सी बात है, 3 जो कि 1 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो ये दो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, कहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये दोनों बेसिक डेफिनेशन होल्ड करती है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। फॉर एनी इवेंट ए विच इज सबसेट ऑफ एस, करेक्ट, तो हम इसको ई बोल देते हैं, ए नहीं बोलते हैं। फॉर इवन इट, यहाँ पर भी ई लगा देते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है, कोई एक इवेंट ई है जो कि एस का सबसेट है। एग्जैक्टली मुझे पता है एस का ही सबसेट होगा, तो पी क्या होगा, PEI का सिग्मा। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट ई की निकालनी है, ठीक है ना, तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ EI एलिमेंट, उस ई के जितने एलिमेंट EI वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। जैसे क्वेश्चन, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। एक काम करते, इन दोनों के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, आप एक इवेंट डिफाइन किया E, दैट इज E1, E3, E4। मैंने कहा कि आप सेकंड केस में P बताओ क्या होगा, सेकंड केस में P बताओ क्या होगा, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने डेफिनेशन, तो P निकालना, तो P क्या होगा, सिग्मा PEI, सारे PEI का सम। ठीक, लेकिन कौन से PEI, वही EI लेने हैं जो E के एलिमेंट हो, यानी वही EI लेने हैं जो E के एलिमेंट हो, यानी ये हो गया PE1 प्लस PE3 प्लस PE4। यानी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, PE1 का मतलब ये हो गया, PE1 यहाँ पे हो गया, सेकेंड केस में PE1 1/3 है, यानी हो गया 1/3, फिर PE3 है 0,
PA4 है 1/3, तो आंसर आ गया 2/3। अगर मैं थर्ड के हिसाब से देखता, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से, अगर थर्ड की प्रोबेबिलिटी फंक्शन के हिसाब से देखता तो PE1, PE3, PE4, तो PE1 आता 0.1, 0.3, 0.1, 0.5, तो दोनों केस में समझ में आ गया। तो कब प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कब नहीं है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमें ऐसे पता चलेगा। ठीक है, इसी बेसिक से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा के एक फिफ्थ पार्ट भी बना लूँ। ठीक, आई होप कि अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। फिफ्थ वाला पार्ट बना लूँ, PEI लेट्स से है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक, अब इनकी खास बात यह है कि सबकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बराबर है, सबकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बराबर है। तो याद रखना, अगर सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फंक्शन बराबर होती है, यानी सबके प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ऐसे को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो याद रखना, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये हुआ उन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो उस सेट में सबकी सेम होगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है उन सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिफ्थ केस के हिसाब से E1, E2, E3, E4, E5 सभी इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स की, आगे यूज होगी। ठीक है ना। अच्छा, जब किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, तब उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकती। और श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट होता है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती, इसका मतलब श्योर होगा, 100% होगा। तो यार तीन चीज़ें, नई चीज़ें मिली, एक चीज़ श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, करेक्ट, और एक श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और एक चीज़ और बताई थी। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट, करेक्ट, इक्वली लाइकली इवेंट, तो 3 इवेंट आपको पता होने चाहिए। तो नई 3 डेफिनेशन और आई है हमारे पास कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं। ठीक, आपको हमेशा याद रखना, हमेशा पहले ऐसे अगर आपको दिया है, ठीक है ना, तो डिफाइन कर। तो एक काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग फिर से एक बार हल्के से फिर डेफिनेशन को अप्लाई कर पाओ, फिर आगे फिर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन को सेम रखते हैं, ठीक, चीज़ें मिटा देते हैं, बाकी हम इन्हीं पे एक प्रोबेबिलिटीज, इन्हीं पे वैल्यूज़ देते हैं, आपसे पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच कराएंगे। ठीक, ठीक है ना। अब आते हैं, पॉज कर दिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, ठीक है ना। इसके सोल्यूशन पे क्या करते थे, अब जरा चेक करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो हैं या नहीं। तो देखिए काम करते हैं, इसमें सारे 0 से 1 के बीच सम 2 1 3 6 9 3 12, गलत, सम 1 होना चाहिए। 2/5 1/5, हाँ ये 5/5 1 ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6, अरे नहीं, यहाँ पे निगेटिव प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, गलत। फिर 2 2 4, यहाँ पे 2 3, अरे ये सब हो ही नहीं सकता, गलत। ये 6 3 9 1 10 ये हो सकता है। तो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास करेक्ट आई, ठीक, 2 प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अब आप आंसर चेक कर लो किसका सही हुआ किसका गलत, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, मैं एक इवेंट देता हूँ E1 E4 E5, दोनों प्रोबेबिलिटी फंक्शन के जो केसेस आए हैं उनमें आप हमें बताइए, एक एक सेकंड केस हमारा प्रोबेबिलिटी का था, एक फिफ्थ केस, सेकंड और फिफ्थ के लिए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो, करेक्ट। तो ये भी पॉज कर दीजिए, एक बार आप कैलकुलेट करिए, फिर आंसर मैच कराइए, ठीक है। तो हम लोग आके देखते ये है, ठीक है ना, आगे देखते ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया। तो बाय डेफिनेशन सिंपल सी बात है, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, PE1 PE4 PE5, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट सेकंड के हिसाब से इस क्वेश्चन को करें तो हमारा P आएगा, PE1 इज 1/5,
प्लस P4 is 2/5 प्लस C, तो आंसर आएगा 3/5। फिफ्थ के हिसाब से अगर हम करेंगे तो PE हमारा आएगा 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.8। करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई। सिंपल सी बात है, इससे हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि तो आपको पता होना चाहिए कि कब प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन हमने डिफाइन किए करेक्ट है, कब इनकरेक्ट है। ठीक है ना। अब इसी से आगे चल के बेसिक याद ना, आईआईटी में क्वेश्चन भी इस पे पूछे गए। याद रखना, अगर आपको केवल फॉर्मूला आता है टोटल सैंपल स्पेस अपॉन ऊपर फेवरेबल अपॉन सैंपल, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अभी हम बताएंगे क्यों गलत क्यों है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं आज, अब थोड़ा सा नए तरीके से। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर दी। आपको बेसिक डेफिनेशन एक बार क्लियर होनी चाहिए कि सारी चीज़ों का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, चीज़ें। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए देते हैं आपको। ठीक, अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड। अब बायस्ड कॉइन, अब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। बायस्ड का मतलब ये होता है बेटा कि कॉइन दोनों साइड से सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईमानदार कॉइन, फेयर कॉइन। ठीक, बायस्ड कॉइन यानी बेईमान कॉइन। ये क्या होता है, एक तरफ मैंने भारी कर दिया, चीज़ें चेंज कर दी, दूसरा मेटल लगा दिया, तो भाई उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, तो बायस्ड कॉइन की बात कर रहा है। इफ अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head is 3 times of tail. Find the probability of getting head. अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, अब बेईमान कॉइन को टॉस किया गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3 टाइम्स ऑफ टेल। हेड आने की 3 गुना ज़्यादा संभावना है टेल से। ठीक, ये उसने इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि बेईमान कॉइन था तो हमें पता चलना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो अब देखो कैसे कैसे अपने एक्सोमेटिक अप्रोच से यानी बेसिक अप्रोच से इसको करेंगे। ऐसे अगर आप बोलोगे हेड और टेल आने की तो 1/2 तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड लेट्स से हम बोल देते हैं, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोल देते हैं x। तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3x दिया हुआ है। करेक्ट। अब आते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच पे। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या बोलता है, पहली कि इन दोनों की जो वैल्यूज होनी चाहिए 0 से 1 होनी चाहिए, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। दूसरा क्या बोलता है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 2 ही है, हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मस्ट बी इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी अभी जस्ट सेकेंड वाले एग्जाम में पढ़ा है कि दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो बड़ा आसान, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस x बराबर 1, x की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1/4, यानी सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो गया 1/4, इसका आंसर हो गया 3/4। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 और इसकी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है ना। तो अब चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं और लिखते हैं इसको। ठीक है ना, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम अभी लिखते हैं इसमें। ठीक है ना, तो उस पे एनालिसिस करते हैं समवॉट, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पॉज एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना, चलो एक बार ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन है, देयर आर n बॉल्स इन एन अर्न नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। किसी बैग में n बॉल्स पड़ी हैं जिनमें नंबरिंग पड़ी है 1 2 3 अप टू n। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को हमने उसमें से पिक किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर उसने इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ith नंबर्ड बॉल इज प्रोपोर्शनल टू i। कह रहा है कि जो ith नंबर, जिस बॉल में i नंबर पड़ा हो, उसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो i के प्रोपोर्शनल। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर पूछा क्वेश्चन है 10th बॉल मिलने की क्या संभावना है, ठीक, kth बॉल मिलने की क्या संभावना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा एक बार पॉज कर दो, आप लोग इन क्वेश्चंस को करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैच कराना। ठीक है ना।
तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक, तो देयर आर n बॉल्स इन एन अननंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे मान लेता हूँ बॉल एक सैम्पल स्पेस में बॉल B1 B2 अप टू B, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ BI जिसमें I नंबर पड़ा हो, यानी जिस बॉल में, सिंपल सी बात है, हमने क्या करें, n बॉल्स पड़ी हुई हैं, सब पे 1 नंबर की बॉल है, 2 नंबर की बॉल, n नंबर की, तो और ith नंबर की जो बॉल है वो प्रोपोर्शनल टू है I। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि BI आने की संभावनाएं इसके I के प्रोपोर्शनल, तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, PBI बराबर KI। ये हमने सिंपल सा जोड़ दिया। अब दिमाग लगाओ, अब लगाते हैं एक्सियोम्स। एक्सियोम क्या कहता है, इन सब की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इन सभी का सम 1, क्योंकि मेरे पास अननोन है k, तो मैं वहाँ से k निकाल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, सिग्मा PBI I इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यानी अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये PB1 प्लस PB2 प्लस PB3 डैश 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 PBK बराबर 1, सॉरी PBN बराबर 1। तो एक काम करते हैं, PB1 क्या होगा, PB1 का मतलब देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो PB1 का मतलब ये होगा, PBI KI है तो I की वैल्यू 1 रख दो K। PB2 क्या होगा 2K, अरे I की वैल्यू 2 रख दो 2K। PB3 क्या होगा, ऐसे ही लगते चले जाओ 3K, करेक्ट। तो हम रख देते हैं, देखो K 2K 3K डैश 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 N के बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से K कॉमन आएगा, 1 2 3 अप टू N बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से जब देखो दिमाग लगाओ तो समेशन अप टू N, तो जो K की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन N इंटू N प्लस 1/2। तो बाई 2 था तो 2 हम ऊपर ले गए। ठीक, तो हमारे पास K की वैल्यू ही आ गई, करेक्ट। तो यहाँ से K की वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो बड़ा आसान। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बड़ा पूछा गया है 10th बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी हमसे पूछा गया है PB10 पूछा गया है, और इसका वैल्यू होगा 10K। I की वैल्यू 10 है तो बस बात खत्म, और K की वैल्यू आ ही गई, तो 10 इंटू 2 अपॉन N इंटू N प्लस 1। सिमिलरली आपसे पूछा गया है PBK, यानी Kth बॉल की बताई जाए कि भाई K वाली बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बड़ा आसान, मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँगा, जगह नहीं है। PBK हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा PBK आ जाएगा, ओ एक्चुअली Kth बॉल, ये K वो K अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से nth बॉल लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है nth बॉल। ठीक, तो PBN निकालना है, तो ये हो जाएगा K इंटू N। I की वैल्यू N डाल दो, और K की वैल्यू क्या आई थी 2 अपॉन, तो बात खत्म, 2 अपॉन N इंटू N प्लस 1 इंटू N, कट गया, आंसर आ गया 2 अपॉन N प्लस। तो देखो कितने ब्यूटीफुली, अगर तुम इसको नॉर्मल फेवरेबल अपॉन टोटल से करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको फेवरेबल अपॉन टोटल कब लगाना है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कब लगता है। तो अभी आगे चल के उस प्रूफ पे आते हैं कि भाई वो क्यों लगता है। तो 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए सिंपल सी, जिनमें अच्छा याद रखा, इन दोनों क्वेश्चन में खास बात थी, जितने एलिमेंट्री इवेंट्स थे वो इक्वली लाइकली नहीं थे। जैसे दिमाग लगाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग थी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग थी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग थी, सबकी प्रोबेबिलिटी वो इक्वली लाइकली नहीं थे। इसी तरह जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हेड और टेल वाला किया था, उसमें भी वो इक्वली लाइकली नहीं थे, एक 3 टाइम्स उसके, करेक्ट। तो अब आते हैं कि जो हम लोग फेवरेबल अपॉन टोटल करके आंसर प्रोबेबिलिटी का निकाल देते, तो वो किन केसेस में आता है और कब लगाते हैं वो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर n इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर n इक्वली लाइकली इवेंट्स दिए हैं हमारे पास, तब हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, एक सैंपल स्पेस मानते हैं एक एक्सपेरिमेंट का, जिसमें E1 E2 En एंड, ठीक, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और ये गिवन है कि सारे आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। लास्ट लेक्चर में या अभी बीच में हमने डिफाइन किया था इक्वली लाइकली इवेंट्स।
ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो एक काम करते हैं वही अप्रोच लगाते हैं, एक्सोमेटिक अप्रोच। पहली चीज़, सबका आंसर जो भी PEI है इनका आंसर 0 से 1 होना चाहिए, एकदम सही। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो इनमें जो PEI है सबको x मान लेते हैं, I = 1 to n, सबको x मान लेते हैं कि सभी का आंसर सेम आएगा। अब सेकंड क्या बोलता है, PEI सिग्मा I = 1। जो सेकंड वाला बोलता है, क्या बोलता है वो, कि सबका सम करोगे तो 1 आएगा, यानी PE1 PE2 अप टू PEN = 1। ठीक, करेक्ट। इट मीन्स P1x + x अप टू x = 1। यहाँ से अगर देखें तो कितने x आ गए, जितने इवेंट्स हैं, यानी nx = 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1/n। यानी ऐसा कह सकते हो इस हर इंडिविजुअल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/n। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमें समझ हर इंडिविजुअल का, अगर ये n इक्वली लाइकली इवेंट्स है तो सबका आंसर 1/n आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक ए सेट है या ई सेट है, ई इवेंट है, इसमें से ई इवेंट है, लेट्स से इसके E1 E3, लेट्स से इसके मान लेते हैं ऐसे, इसके m एलिमेंट्स हैं। सिंपल सी बात है, ये एक इवेंट ई डिफाइन किया गया है जिसके इसके m एलिमेंट्स मैंने उठा के यहाँ रख दिए, करेक्ट। अब आते हैं फिर थ्योरम से कि कैसे इस इवेंट की P कैसे निकालेंगे। तो बड़ा आसान है, P निकालने का तरीका हमारे पास बड़ा आसान है। क्या कहता था P, क्या कहता था, जितने ई सेट के जितने इवेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर लो। तो मैं क्या करूँगा, PEI, लेकिन सबका सिग्मा नहीं करूँगा, उन्हीं EI को लूँगा जो E के एलिमेंट हैं, यानी जो वही EI हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, हम सिग्मा करेंगे जो E के एलिमेंट है, यानी यही वाले केवल, करेक्ट। और हमें पता है सबका आंसर XX आएगा सिग्मा का, है ना। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें E में कितने क्या है, M एलिमेंट्स हैं। तो बात खत्म, x + x, सबका XX जुड़ जाएगा, ऐसे MX आएंगे, ऐसे M एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है, सिंपल सी बात है, करेक्ट। M आ जाएंगे एलिमेंट्स इसमें जो PEI वाले होंगे, यानी इन सबका जो इसका x और जितने भी M है सबका x आएगा, तो MX हो गया यहाँ पे। अब x की वैल्यू 1/n है, ठीक, तो हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा M/n। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते तो लिखा रहता है फेवरेबल अपॉन टोटल, यही आता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे ये इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, तभी हम लोग लिखते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखो m क्या हो गया, m ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इतने एलिमेंट्री इवेंट्स इसको फेवर कर रहे थे, तो इनके एलिमेंट्स को मैंने, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऊपर रखा, टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस नीचे रखा, फेवरेबल अपॉन टोटल, आंसर आ गया M/n। लेकिन अब ध्यान रहे, ये तभी लगाते हो जब आपको पहले से पता हो कि जो इवेंट्स हैं वो आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी सबकी इंडिविजुअल, सिंपल ऐसे ध्यान देना, जितने सैंपल स्पेस है सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाओगे फेवरेबल अपॉन टोटल, अदरवाइज आप नहीं लगाओ। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे बेस पे करते हैं। तो ये आई होप कि ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी में आप लोग उस लायक हो गए हो कि अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ ली, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली। हमने 2 डेफिनेशन, अभी एक्सियोमेटिक अप्रोच की डेफिनेशन बताई प्राइमरी लेवल पे, फिर आपको बताया कि जब बायस चीज़ों का या जिनकी इक्वली लाइकली ना हो तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इक्वली लाइकली हो तो कैसे प्रोबेबिलिटी। तो अभी थोड़ी देर एक काम करेंगे, कुछ कम से कम 9 to 10 प्रॉब्लम्स हम लोग इक्वली लाइकली वाली करेंगे, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, करते जाते हैं। आप लोग क्या करिएगा, बड़े आसान, शुरू में थोड़े आसान क्वेश्चन उठाएंगे, बीच में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी उठाएंगे, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस भी बढ़िया हो, ठीक।